अस्सलाम वालेकुम। मैं एक कन्फ्यूशियस फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मेटा की एक सेरेमनी सिगकॉम 2025 में ये रिसर्च पेपर और ये फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसमें मल्टी मल्टी एजेंट्स एलएलएम होते हैं और इंटेंट ड्रिवन नेटवर्क मैनेजमेंट के बारे में ये। और कन्फ्यूशियस एक चाइनीज एडवाइज़र था जो इनके कोई बुज़ुर्ग थे, और उसके नाम पे इन्होंने कन्फ्यूशियस रखा है, क्योंकि इसमें मल्टी मल्टी एजेंट्स यूज़ हो रहे हैं और वो एजेंट्स एडवाइस एक अच्छा डिसीजन बनाते हैं और उस पे काम करते हैं। तो हम देखते हैं इस ये होता कि तो नेटवर्क में असल में ये होता है कि जब हम नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर बनाते हैं, तो उसमें हम मल्टीपल राउटर्स, मल्टीपल स्विचेस को सेटअप करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं और मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट करते हैं। तो इसमें ये काम हुआ है कि मल्टीपल जो एलएलएम्स हैं, जो चैट बोट्स, जैसे हम चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, जेमिनी यूज़ करते हैं, इस तरह इन एलएलएम्स को यूज़ करके, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को यूज़ करके, तो इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो खुद ब खुद इन सारी चीज़ों को खुद कर ले। जैसे लॉग्स को देखना, पिंग करना, स्टेटस देखना, कोई एरर आ जाए तो उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम करना। तो बेसिकली ये इस रिसर्च पेपर के अंदर इन्होंने वर्किंग की है। इसमें कुछ चैलेंजेस थे, जैसे कि इसमें मल्टीपल एजेंट्स यूज़ हो रहे हैं, तो वो आपस में काम कैसे करेंगे। दूसरा ये कि स्पेशलाइज्ड टूल यूज़ करने पड़ते हैं इसके लिए, कि हंड्रेड ऑफ टूल्स हैं, एपीआईज हैं, तो हम कौन से टूल्स यूज़ करें जो अ, इसको अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकेंगे। और तीसरा ये है कि लार्ज सर्च स्पेस, कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा सर्च करनी पड़ेगी, हमें ऐसा ऐसा डेटा ढूंढना पड़ेगा जो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा हो, जो ऑलरेडी इतना डेटा हमारे पास हो कि हम अपने जो मॉडल्स होंगे, जो हम एलएलएम यूज़ करेंगे, उनको ट्रेन कर सकें। फिर इसमें सेफ्टी रिस्क बहुत ज़्यादा था कि क्या कहीं पे डेटा लीक तो नहीं हो रहा, क्या कहीं पे जो एलएलएम है वो अपने कॉन्शियसनेस के साथ अपना डेटा खुद लीक तो नहीं कर रहे, कहीं ब्लैक होल तो नहीं छोड़ रहे। और तीसरा सबसे जो मेजर कंसर्न था वो प्राइवेसी कंसर्न था, कि प्राइवेसी को हम कैसे मैनेज करेंगे, कि कोई किसी का आईपी लीक ना हो जाए, किसी का सेंसिटिव डिटेल जो है वो नेटवर्क के अंदर लीक ना हो जाए। इसमें एग्जिस्टिंग अप्रोचेस यूज़ किए कि मेटा जो था, मेटा जनरल पर्पस चैटबॉट्स बनाता है, लेकिन नेटवर्क टास्क के लिए उन्होंने एक सब ऑप्टिमल एक एक फ्रेमवर्क बनाया। और ये इंटेंट बेस्ड है, मतलब कि कोई इंसान जो कुछ चाह रहा होता है उस तरह काम करता है। जैसे हम प्रॉम्प्ट देते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम अपने इंटेंट से कोई चीज़ उसको बता रहे हैं एलएलएम को, वो काम करे। तो इसी तरह वो भी इंटेंट ड्रिवन ही होगा, और वो एलएलएम बेस्ड ऑटोमेशन होंगे, जो हमने पहले बात कर चुके हैं। और की डिस्टिंक्शन उसमें ये होगी कि फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होगी जो एलएलएम्स हाइपर स्केल के ऊपर प्रोडक्शन नेटवर्क में बनाएंगे। ये एक ऐसा नेटवर्क होगा जो समझ लो कि एक नेटवर्क मैनेजमेंट का पायनियर होगा। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में इन्होंने ये चीज़ यूज़ की कि सेपरेट रीजनिंग फ्रॉम फैक्ट्स, कि हम ना रीजनिंग और फैक्ट्स को अलग अलग करें, कि एलएलएम क्या सोचता है और एलएलएम ने क्या डिसाइड करके क्या क्या एक्शन परफॉर्म किया और उसका रिजल्ट क्या निकला। इन चीज़ों को अलग अलग किया जाए, ये ना हो कि जो रीजनिंग होती है एलएलएम उसको ही रिजल्ट मान के चलता रहे। फिर एक्सपर्टीज, जो हमारे पास एग्जिस्टेंस एक्सपर्टीज थे, जो लोग थे या फिर जो टूल्स थे हम यूज़ कर रहे थे, उनके साथ हमने इसको कंपेयर किया। फिर हमने प्रॉम्प्ट देखी कि प्रॉम्प्ट के साथ ये कैसे काम करेगा। और फिर हम ये देखते हैं कि इसमें प्रायोरिटीज आइटरेटिव इंप्रूवमेंट कैसे हो सकते हैं, कि जैसे कुछ कुछ चीज़ हमने बल्कि सेल्फ लर्निंग के ऊपर अनसुपरवाइज्ड एलएलएम्स होते हैं, तो वो कैसे अपने आप को खुद लर्न करेंगे। और छठा सब पांचवा जो सबसे बड़ा मेजर सर्चिंग ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि डिपेंडेंट ना हो ये किसी फाइन ट्यूनिंग के ऊपर, ये खुद ब खुद लर्न करता रहे। मगर इसमें सबसे बड़ा मतलब यही आ रहा था कि अगर वो अपने आप चीज़ें लर्न करेगा तो इसकी क्या हम कैसे हम इसको देखेंगे कि वो सही चीज़ें लर्न कर रहा है और गलत नहीं कर रहा। मेथोडोलॉजी
देखते हैं हम इसमें ना 4 किस्म के एलएलएम्स या 4 किस्म के लेयर्स हैं। सबसे पहले तो प्लानिंग एजेंट आता है, मतलब कि जो बंदा कोई प्रॉम्प्ट देगा या जो टास्क उसको बताया जाएगा एलएलएम को, वो इस फ्रेमवर्क को वो क्या करेगा कि पहले एक एलएलएम के पास जाएगा जिसका काम सिर्फ प्लानिंग का होगा। उसके बाद वो जाएगा मेमोरी के पास, और मेमोरी से फिर वो टूल्स इंटीग्रेशंस और मेमोरी इकट्ठे मिलके वैलिडेट कुछ कुछ रिजल्ट जनरेट करेंगे, और वो फिर वैलिडेशन एजेंट के पास जाएगा और वैलिडेट करेगा कि क्या ये जो रिजल्ट जनरेट हुआ है वो सही था या नहीं। यहाँ पे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अगर डीएसएल्स में यूज हुए थे, 3 डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज फॉर स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क कमांड ट्रांसलेशन, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे टेक्नोलॉजीज के बारे में लिखा है। सिस्टम आर्किटेक्चर ऐसे था कि एक ट्रांसलेटर है, दूसरा सेलेक्टर है, कलेक्टर है, एनसिबल है, और जस्ट जो कि डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो वर्कफ्लो पे हम देखते हैं कि कैसे काम करते हैं। यूजर इंटेंट, मतलब कि जो यूजर बहुत उसको बताएगा काम करने का। दूसरा ये होगा कि टास्क प्लानिंग होगी, एक एजेंट होगा जो टास्क प्लान करेगा। फिर हम टूल एग्जीक्यूशन करेंगे। जो हमारे पास रैग है वो इस पे यूज होता है, जिसको हम कहते हैं रियल, क्या कहते हैं हम उसको, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेटर। कि वो ऐसा एलएलएम होता है जो रियल टाइम में जाके टूल्स को सर्च करता है और जो बेस्ट टूल्स होते हैं वो उनको अप्लाई करता है। जो एलएलएम्स होते हैं जिनमें रियल टाइम सर्चिंग होती है उनको हम वो रैग से होती हैं और उनके पास रियल टाइम डेटा पहले से ही मौजूद होता है। फिर इसमें फोर्थ स्टेज आता है वैलिडेशन का, और फिर हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है, और फिर हम दोबारा यूजर इंटेंट के पास जाके इसको वैलिडेट करते हैं। मतलब कि एक ये आइटरेटिव प्रोसेस है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, मतलब ना इसमें जो मेथोडोलॉजी और डेटा सेट्स हमने यूज़ किए थे वो सिंथेटिक डेटा सेट्स थे, 40 ml ओडीएस और सारी चीज़ें। और हमने जो 7 मॉडल्स हमने यूज़ किए थे वो क्लाउड, जेमिनाई, और ये जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जो हमारे पास आजकल हम यूज़ करते हैं वही थे। तो हमने इसमें ना बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स देखी, जैसे कि हमने एरर रिडक्शन देखा, हमने ओडीएस के अंदर टू 0.87% का रिडक्शन देखा, और 0.98% का ट्रांसफॉर्मेशन देखा। और हमने देखा कि 58%, 57% ये ज़्यादा बेटर है जो एक्सपर्टीज आजकल के टूल्स हैं उनसे, और 92% ये डेटा पॉइंट पर एक्यूरेसी इम्प्रूव कर रहा है, जो कि जेमिनाई के ऊपर 7% इंक्रीज हुई। और इसमें सातों के सातों मतलब मॉडल्स हमने यूज करके चेक किए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि रैक के क्या रिजल्ट निकले। कि रियल टाइम के ऊपर हमने जब देखा कि नेटवर्क बन रहा है और साथ में सारी चीज़ें चल रही हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो ये आपके सामने के 4.16 के डिस्टेंस यूजर थे, और 241 के टोटल सेशंस हुए, और 631 मिलियन टोटल मैसेजेस हुए। तो एक महीने के अंदर समझ लो कि हमने 17 घंटे बचा लिए सिर्फ इस चीज़ों के इन चीज़ों को करने के लिए। इसमें दोबारा वही बात हो रही है कि कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क हमने एलएलएम्स यूज़ किए, डैग यूज़ किया। डैग एक रैग का समझ लो कि कम्प्लेक्स वेरिएंट है, जिसमें ये होता है कि वो जो मल्टीपल टास्क्स होते हैं उनको स्ट्रक्चर्ड वे में सब टास्क में डिवाइड कर देता है, और फिर एलएलएम्स को उसके ऊपर काम पे लगा देता है। जैसे कि पैरेलल एग्जीक्यूशन होती है जो कि आजकल कीमी के अंदर आती है। कीमी एक एलएलएम मॉडल है वो भी। और सीमलेस एलएलएम टूल्स इंटीग्रेशन और रैग की अप्रोच कैसे होगी, और ये चीज़ें इसमें लिखी हैं। इसमें कुछ लिमिटेशंस थी कि ये ना बहुत ही डोमेन स्पेसिफिक है। कि हमने अगर किसी चीज़ के ऊपर इसको ट्रेन करना है तो हमें पहले उसके लिए डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, और डेटा डेटा जो इसको डेटा जिस डेटा पे ट्रेन किया जाएगा ये उसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर ही ये काम कर सकता है। और एग्जिस्टिंग टूल के ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, क्योंकि वर्क फ्लोज और जो डेटा हमें उन्हीं से ही मिलेगा। और फिर ये हैंडलिंग भी, हैंडलिंग इसकी अनप्रिडिक्टेबल है कि ये कैसे उसको हैंडल करेगा। उसके लिए हमें कुछ डिज़ाइन करना पड़ेगा कि ज़रा फ्यूचर वर्क में हम देखेंगे कि इसके ऊपर क्या क्या और काम हो सकता है। और एलएलएम इनहेरिटेंट लिमिटेशंस,
हेलुसिनेशन जो है एलएलएम्स का अभी तक सबसे बड़ा मसला है कि हम कुछ को बात बताते हैं वो अपने से एज्यूम करके हेलुसिनेट करने लगता है और हमारी बात को पूरा समझता नहीं है, जिसकी वजह से हम उसको नेगेटिव प्रॉम्प्ट भी देते हैं। और प्राइवेसी ट्रेड ऑफ के इतने ज़्यादा प्राइवेसी होने के बावजूद भी अगर एलएलएम्स जो डेटा लीक कर सकते हैं, क्योंकि एलएलएम्स अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हम हमें नहीं पता होता कि वो क्या काम कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ें और इसके साथ और बहुत सी चीज़ें जिसके अंदर फ्यूचर में काम हो सकता है। सबसे पहले तो सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटीज़ की कैसे इनहेंस कर सकते हैं ऑटोनोमस तरीके से, और क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन जर्नलाइजेशन कैसे हो सकती है, इनहेंस्ड सेफ्टी कैसे हो सकती है। ज़ाहिर है सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी और एलएलएम्स के लिए भी। रियल टाइम अडॉप्टेशन के रियल टाइम हम उसको कितना एसेस दे सकते हैं और इसके ऊपर पूरी रिसर्च हो सकती है। मतलब ये छः छः जितने भी ये 6 पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर टोटल रिसर्च हो सकती है कि अगर हम कॉन्फ्यूशियस फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटीज हमें इम्प्रूव करनी है, तो वो कैसे हो सकती है, उसके ऊपर पूरी लर्निंग मतलब पूरी वर्किंग हो सकती है। इसकी कुछ स्ट्रेंथ्स और कुछ वीकनेसेस मैं आपको बताऊं जो हमें लगी, वो ये है कि प्राइमेटिक अप्रोच है और स्ट्रेंथ्स में, और प्रोडक्शन वैलिडेशन होती है इसमें, और सारा कुछ आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन कम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन और सेफ्टी फर्स्ट डिज़ाइन है। और वीकनेसेस इसमें लिमिटेड जनरलाइजेशन है कि मतलब स्पेसिफिक काम के लिए, और मिसिंग कंपैरिजंस कोई इस तरह का कुछ और तो मार्केट में है नहीं, तो हम इसको कंपेयर भी नहीं कर पा रहे और जिससे हम इसको इम्प्रूव कर पाए। और स्केलेबिलिटी क्वेश्चन है कि ये कितना स्केलेबल है, मतलब कितना बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, और ये चीज़ इसमें मसला कर रही है। बाकी रेफरेंसेस हम एक ना एक रिसर्च पेपर हमने उठाया था गूगल स्कॉलर से, 25, हाँ 2025 से अबाउट था। थैंक यू।